नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ स्टूडियो में आज एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं और उनका तारुफ अगर हम कराना चाहें तो मैं चाहूँगी कि हमारे साथ डॉक्टर भावना धोनी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि स्पेशल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। भावना जी, आपका स्वागत है। आप बहुत ही खास मेहमान को स्टूडियो में लेकर आइए। मैं चाहती हूँ कि उनका तारुफ आप हमारे श्रोताओं के साथ। धन्यवाद। सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। आज हमारे साथ जो हमारे विशेष यहाँ पर वक्ता आए हैं वो हमारे लिए भी बहुत खास हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं NIPVD देहरादून में, इंचार्ज हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन में। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद मैम। उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय को NIPVD देहरादून की तरफ से हम शुभकामनाएं देते हैं कि किस प्रकार से ये सभी व्यक्तियों को शिक्षित करते हुए दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए भी जो उन्होंने कदम उठाया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन ओपन करके, इसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। और आज इस स्टूडियो में हम इस विषय पे बात करेंगे कि उत्तराखंड विश्वविद्यालय और हमारा संस्थान मिलकर किस प्रकार से दिव्यांगों की शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है। क्या बात है। तो मैम, मुझे लगता है कि एग्जाम कंट्रोलर भी सर हैं, तो क्यों ना हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन सर से बात करें। हाँ, क्योंकि एग्जाम वहाँ पे इंचार्ज है एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये संस्थान है दृष्टिबाधित बच्चों पे काम करता है, वहाँ पे एक तरह से टीचर भी तैयार करता है कि तो वो किस तरह से इन अध्यापकों को तैयार करता है। सर, थोड़ा आप पहले हमें ये बताएं। धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है कि दृष्टिबाधित बच्चों को एक अध्यापक कैसे बनाया जा सकता है। भारत सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमने दृष्टिबाधितों की शिक्षा तो सुनिश्चित 1951 में शुरू कर दी थी कि जब ब्रेल प्रेस की स्थापना हो गई थी और हम पढ़ने का मटेरियल बच्चों को देना शुरू कर दिया था डिफरेंट लैंग्वेजेस में। और फिर हमने ब्लाइंड स्कूलों की स्थापना शुरू की जो क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक की शिक्षा की। और जो शिक्षा नीति 1986 के आने के बाद हमने 12वीं तक की शिक्षा को सुनिश्चित किया। तो 12वीं कक्षा के बाद बच्चों को शिक्षित करने के लिए और उनको टीचर बनाने के लिए 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक के कार्यक्रम हमारे द्वारा शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें दिव्यांग दृष्टिबाधित बच्चा 12वीं कक्षा के बाद 2 वर्ष या डिप्लोमा कर सकता है, वो डिसेबिलिटी एरिया में भी और जनरल एजुकेशन में भी कर सकता है। उसके बाद न केवल एक दिव्यांग बच्चे को पढ़ाने के लिए वो तैयार होगा, अपितु वो दिव्यांगता के दौरान जो पढ़ाई में उसने अनुभव किया है उसका प्रयोग करते हुए जो दृष्टिवान बच्चे होते हैं, जो साइटेड बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उनको तैयार करने के लिए जो पाठ्यक्रम है वो सेम उसी प्रकार का पाठ्यक्रम होता है जो सामान्य टीचर को तैयार किया जाता है। मात्र इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और चेंज करते हैं कि वो बच्चे ब्रेल में अपना पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, तैयार करते हैं और ऑडियो किताबों के सहारे वो अपने आप को एक स्वावलंबी टीचर बनाते हैं। सिर्फ जो लिखने वाली बातें होती हैं कि चाक बोर्ड पर कैसे लिखेंगे, उसका कार्य वो स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से करके एक इंक्लूसिव एजुकेशन में भी बच्चों को पढ़ाने के तैयार होते हैं। ऐसे हमारे पास बीइंग एग्जामिनेशन में काम करते हुए देश में हमने नियर अबाउट हमारे संस्थान के माध्यम से 40 से 50 हजार टीचरों को तैयार किया है। और ये कार्यक्रम लगातार हर वर्ष 5 से 6 हजार टीचर हमारे तैयार होके आते हैं, जिसमें जो नेशनल एसोसिएशंस हैं जो ब्लाइंड के लिए काम कर रहे हैं और हमारे अपने 14 कॉलेज हैं, वहाँ पर 20 से 30% दृष्टिबाधित बच्चे भी इस कोर्स को करते हैं। हाँ सर, सबसे बड़ी बात है कि कभी हम जब देखते भी हैं कि हमने ये तो सोच लिया कि हम वहाँ अपने दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन्हें एज अध्यापक हम उन्हें तैयार करें, तो सर थोड़ा सा हमें ना इनकी जो परीक्षा की प्रक्रिया है, एक एग्जामिनेशन प्रोसेस है, उसके बारे में आप बताएंगे कि क्या सुविधाएं मिलती हैं, किस तरह से कंडक्ट किया जाता है ये सब। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैम आपने पूछा है। इसी से संबंधित हमने NIPVD के बैनर तले हरियाणा सरकार में जो कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनकी एक वर्कशॉप कराई है 10 दिवसीय, जिसमें हमने इस विषय के ऊपर भी चर्चा की कि जो दिव्यांग छात्र होते हैं कि उनको परीक्षा में हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। हमारे मंत्रालय के द्वारा इसकी एक पॉलिसी ऑलरेडी पूरे के पूरे भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में शेयर करी जा चुकी है, जिसमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाला बच्चा अगर वो दृष्टिबाधित है या अन्य दिव्यांगता में है, उसको उसकी दिव्यांगता के आधार पर उसको फैसिलिटी दी जाती है, जिसमें दृष्टि दिव्यांग बच्चे को स्क्राइब दिया जाता है
या फिर पेपर राइटर दिया जाता है जो उसका पेपर को राइट करता है, वो बोलता है। या फिर वो बच्चा चाहे कंप्यूटर से अगर पेपर लिखना चाह रहा है या इंडिपेंडेंट ब्रेल में पेपर देना चाह रहा है तो उसको 20 मिनट पर आवर में एक्स्ट्रा दी जाती है। अगर 3 घंटे का बच्चा पेपर कर रहा है तो उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा पेपर लिखने के लिए। एक फैसिलिटी तो ये है। दूसरी फैसिलिटी ये है, उस बच्चे को हम लार्ज प्रिंट में पेपर देते हैं ताकि वो उसको पढ़ने में आसानी हो, जो बच्चे लो विजन होते हैं। और तीसरा जो इसमें हम फैसिलिटी देते हैं, इसमें उस बच्चे को कई जगह पर, कई बोर्ड्स में जो उसका राइटर होता है, स्क्राइब होता है, उसको 500 रुपए का पर पेपर लिखने का अनुदान या ग्रांट या स्कॉलरशिप भी दिया जाता है, ताकि अगर बच्चे को ऐसे वॉलंटियर अगर नहीं मिलते हैं तो उससे फायदा हो। इसमें एक छोटी सी कंडीशंस है, वो है कि अगर बच्चा डिप्लोमा के एग्जाम दे रहा है तो 1 लोअर क्लास का उसका राइटर या स्क्राइब होना चाहिए। ऐसा है, उसकी जिम्मेवारी स्कूल प्रिंसिपल की होती है कि वो उसको चेक करे और वेरीफाई करे, ताकि जो अन्य बच्चों के साथ इक्विटी और इक्वलिटी के प्रिंसिपल की पालना की जा सके। और सर, ये जो आपने अभी बोला ना कि 500 रुपीज दिया जाता है, ये सिर्फ दृष्टिबाधितों के लिए है स्क्रैबर मिलने पर, या ये सभी जो हमारी दिव्यांगता है उन पे ये लागू होता है? मैडम, अभी ये पॉलिसी में, क्योंकि हमारा संस्थान दृष्टिबाधित के लिए काम करता है, तो ये हमारे संस्थान की अपनी पॉलिसी है कि हम 500 रुपए हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से अप्रूव करवा के हम देते हैं। लेकिन जो बोर्ड्स की अपनी फैसिलिटीज है, जो अन्य दिव्यांगताओं में अगर वहाँ की राज्य सरकार, जैसे साउथ की कुछ स्टेट है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, वहां पर उनकी गवर्नमेंट के द्वारा इससे ज्यादा भी राशि दी जाती है। ये बोर्ड में गवर्नमेंट के ऊपर और स्कूल पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो बात थी मैडम कि बच्चों को मिलने वाले अतिरिक्त जो उसके स्क्राइब को पैसे की बात है। लेकिन नंबर 2 पे जो आपने पूछा, क्या अन्य दिव्यांगताओं को भी क्या एग्जामिनेशन में हम बेनिफिट देते हैं? कि रिकॉग्नाइज जो भी हमारे सिविल हॉस्पिटल है उनके द्वारा 40% या उससे अधिक जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट ले पा रहा है, अगर कोई लोकोमोटर है, सेरेब्रल पाल्सी है या ऑटिज्म का शिकार है, तो उसको भी, जिसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, हाथ में इश्यू है, या फिर उसको भी हम स्क्राइब की फैसिलिटी देते हैं। बाकायदा वो सर्टिफाइड होना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि कोई भी ऐसी बिना जांच की प्रक्रिया में हम शामिल नहीं करते, और प्रिंसिपल के द्वारा वो पूरी तरह से वेरीफाई होना चाहिए, तो उसको भी देते हैं ये पॉलिसी। और इसके साथ 21 डिसेबिलिटीज में न केवल इनको भी समय समय पर जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनको हेल्प करने के लिए भी हम फैसिलिटी देते हैं, कि उनको जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की भूमिका में हम देते हैं, ताकि उसकी लैंग्वेज को, जो बोलने वाली भाषा है, उसको साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे और वो बच्चा अपना एग्जाम दे पाए। क्योंकि उनका एग्जाम में पेपर है वो कई बार रिटन फॉर्म में नहीं होते, उनको साइन लैंग्वेज के रूप में होते हैं। उनके एग्जामिनर उनके सामने ही बैठे होते हैं या फिर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। ये हमारा डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, या एक हमारा डिस्ली का एक कोर्स चलता है जो RCA से एफिलिएटेड होता है, उसमें हम पेपर को, भाषा को कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर रखते हैं और वो अपना ऑडियो में पेपर देते हैं, और उस वीडियो रिकॉर्ड होती है जिसको जांच करके वो टीचर्स उसको इवेल्युएट करता है। तो अलग अलग डिसेबिलिटी में मैडम अलग अलग प्रकार की ये हमें फैसिलिटी मिली हुई है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी भारत सरकार की स्कीम है, माननीय इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा भी मिले और उसको एग्जामिनेशन के द्वारा फैसिलिटी भी मिले। सर, आपने अभी बताया हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, क्योंकि अक्सर ये इसमें बहुत ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कई बार क्वेरीज भी आई हैं, हमारे यहाँ भी काफी इशू आता है। आपने कहा कि उनका जो एग्जाम है वो एग्जाम बच्चा साइन लैंग्वेज से देगा और हम उसका एक वीडियो बनाएंगे, तो क्या वो पेपर पेन का एग्जाम नहीं होगा? नहीं मैम, उस पे ऑप्शन होता है अगर बच्चा पेपर पेन से नहीं। कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे भी होते हैं, कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें बच्चा वीडियो बना के अपना रिकॉर्ड करवाता और उसको चेक करते हैं, क्योंकि उनकी भाषा है जो कम्युनिकेशन की, वो साइन लैंग्वेज है, और एक इवेल्युएटर को उनका लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज को डेवलप कराना जरूरी होता है। इसलिए वो उसको पेपर को उसमें करिकुलम में ही हमने उसमें लिखा हुआ है कि उसको ऐसा देना है। सेम इसी तरह से मैं थोड़ा एड ऑन कर रहा हूँ, ब्लाइंड बच्चों के लिए जो टीचर्स बनते हैं, चाहे वो साइटेड टीचर बने जो दृष्टिवान है, या फिर कोई अन्य टीचर, उसको भी ब्रेल में पेपर पास करना होता है। उसको ब्रेल रीड करने भी आनी चाहिए और राइट करने भी आनी चाहिए, क्योंकि वो तभी ब्लाइंड बच्चों को पढ़ा पाएगा अगर उसको ब्रेल की नॉलेज है। और ब्रेल भारत की सभी 22 भाषाओं में अवेलेबल है, और 22, क्योंकि हम प्रत्येक राज्य में उसकी भाषा में हमने उसको शिक्षा देनी होती है, इसलिए ब्रेल की जो हम ट्रेनिंग कराते हैं राज्यभर, तो उसकी अपनी भाषा में भी करवाते हैं।
अगर हमने केरला में करानी है तो वहाँ पर मलयालम में हम उनको ब्रेल लिखना और पढ़ना सिखाते हैं टीचर को, ताकि केरला के बच्चों के साथ हम जस्टिस कर पाए और उनको अपनी भाषा में पढ़ा पाए। क्या बात है, क्या जी, बात जी। है ना, बहुत ही जानकारी। शानदार और जी। इतने सरल शब्दों में। सर, जी। एक प्रश्न और है कि जैसे आप वहीं पे दृष्टिबाधित बच्चों को आप बीएड का ट्रेनिंग, बीएड एमएड भी होते हैं, है ना, तो लेकिन अगर वो कल टीचर बनते हैं और एक रेगुलर मोड के स्कूल या इंक्लूसिव सेटअप में वो टीचर अपॉइंट होते हैं, वो उस तरह से कार्य कर पाते हैं? क्या आप लोग उन्हें इतना कैपेबल बना देते हैं कि वो वहाँ पे एक कहते हैं ना जिम्मेदारी दी गई है, उसका निर्वहन वो अच्छे से कर पाए? बहुत ही बेहतरीन मैम आपने क्वेश्चन किया है कि समाज में बहुत सारे जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं और सिबलिंग्स हैं जो साथ पढ़ने वाले, ये क्वेश्चन करते हैं कि ब्लाइंड अध्यापक कैसे सब बच्चों को पढ़ा सकता है। मैडम, इसका अगर आपने लाइव एग्जाम्पल देखना है तो आप देहरादून के हमारे संस्थान में आकर हमारे स्कूल में देखेंगे कि वहां पर भी ब्लाइंड टीचर्स हैं और लो विजन बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। हमारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी देखेंगे कि हमारे यहाँ पर खुद अपने डिपार्टमेंट में 3 से 4 जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो ब्लाइंड है और कुछ टीचर भी ब्लाइंड है जो सभी साइटेड बच्चों को भी पढ़ाते हैं। सेम उसी तरह से ट्रेनिंग लेके ये ब्लाइंड जो टीचर बनते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन में जाते हैं, ये भी साइटेड और ब्लाइंड दोनों को पढ़ाते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये साइकोलॉजिकल रूप से प्रत्येक बच्चे को वॉइस उनकी आवाज से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस हिसाब से डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। और आज के समय जो लर्निंग आईसीटी बेस्ड हो गई है, तो आज तो स्मार्ट बोर्ड है, हम तो बहुत आगे विकसित हो चुके हैं, तो चाक बोर्ड की जगह तो स्मार्ट बोर्ड है, तो वहां से वो अच्छे से पढ़ा सकते हैं। उसने जो हमारी ये शिक्षा पद्धति है इसको थोड़ा क्या कहते काफी हैं चेंज सरल कर- बनाया, सरल बना बदला भी है और काफी अगर सरल। हम यहाँ बिल्कुल और एसेसिबिलिटी बढ़ाई है। सर चलते चलते एक और सवाल की जो परीक्षा का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चंस का जो मतलब कितने टफ आते हैं, क्योंकि ब्लाइंड बच्चा है, क्या थोड़ा सरल रखा जाता है पेपर? नहीं मैम, परीक्षा का जो पैटर्न है वो मानकों के ऊपर आधारित है। हमारा अपना ब्लूप्रिंट होता है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस के तहत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं। हम बच्चे को पूरी तरह से परिपक्व उसका नॉलेज टेस्टिंग करके देते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की वरीयता इनको ऐसा नहीं मिलता कि हमने सरल क्वेश्चंस देने हैं। वो पूरे देश में एक ही पैटर्न पे सभी के साथ एक जैसा रखा जाता है। और इवन ये ही नहीं, ब्रेल का जो इनका टेस्टिंग होता है और आईसीटी और कंप्यूटर की भी हम टेस्टिंग करवाते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं, ताकि टेक्नोलॉजी का यूज करना भी बच्चा सीख पाए, सॉफ्टवेयर का यूज करना सीख पाए। एक्सेसिबल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आज अवेलेबल है और इवन अभी रिसेंटली हम अपने संस्थान में एआई का प्रयोग करना भी बच्चों को सिखाते हैं। एआई स्पेक्स का यूज करना हमने सिखाना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे एआई को एजुकेशन के साथ जोड़ने के लिए भी प्लान है संस्थान का कि हायर एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन में एआई का प्रयोग करें। सर, फिर तो आंसर से क्वेश्चन निकल आता है सर। थोड़ी सी फिर हमारी जिज्ञासा की एआई पे आपने कहा, तो संस्थान क्या कर रहा है? मैम, एआई के बिना तो हम कुछ भी आज सोच भी नहीं सकते। आज हमारा पूरा जिंदगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, मशीन लर्निंग, उसके ऊपर बच्चे अगर सपोज करो बच्चे को कोई भाषा दूसरी भाषा में किताब चाहिए होती है, तमिल में चाहिए, वो किताब हमारे पास अवेलेबल है हिंदी में, तो क्या करेंगे? हाउ इट विल बी कन्वर्टेड? क्योंकि हमारे पास उस भाषा को जानने वाले हैं नहीं। लेकिन अगर हम उसमें सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, एआई का प्रयोग करते हैं, तो वो किताब उस भाषा में प्रत्येक बच्चे को मिलेगी। तो इस तरह से डिफरेंट प्रकार की जो स्किल्स हमें हर जगह हर वे में देनी है, तो हम एआई का प्रयोग करते हैं मोर लर्निंग के लिए बच्चों को। अगर कंप्यूटर में बच्चे को हमने, आज एक नई बात मैं आपके यूनिवर्सिटी के साथ साझा करना चाहता हूं, ताकि आप सभी अपने पढ़ने वालों को बताएं और वो आपके पूरे स्टेट के साथ साथ देश के जिस भी कोने से आपके यहाँ पर विद्यार्थी हों, प्रत्येक व्यक्ति को बताएं। ये हमारे मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है कि हम बच्चों को साइंटिस्ट बनाएंगे। अब हमारे यहाँ साइंस एजुकेशन शुरू हो गया है कि बच्चे नॉन मेडिकल लेकर पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं और वो आईआईटी और एनआईटी में जाके अच्छे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। मैडम, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो नेचुरल बात है कि एआई साइंटिस्ट भी वो बनेंगे। तो मतलब एक नई शुरुआत, एक नई सोच है ना और कि एआई का इससे बेहतर उपयोग क्या होगा कि क्या? बच्चों को अपनी भाषा में चीजें पढ़ने के लिए मिल रही हैं। मिल रही तो है। बहुत ही बेहतरीन बातचीत। और मैम, बहुत शुक्रिया इतने खास मेहमान को हमारे साथ रूबरू कराने के लिए। तो सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तो मैम, इजाजत लेते हैं अपने ठीक है, श्रोताओं से। हाँ। तो श्रोताओं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। तो हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।